हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ पीजीटी 2009 का जो पेपर हुआ था उसी को लेकर के। और मैं बता दूँ आपको कि आप यह कभी न सोचें कि पीजीटी का क्वेश्चंस पेपर है तो सिर्फ इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पीजीटी में ही पूछे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आप पेपर एनालिसिस करके देखिए। पीजीटी का क्वेश्चंस थोड़ा सा उसी बेस पे या कभी कभी तो एज इट इज सेम वही क्वेश्चंस टीजीटी में भी देखने को मिलता है या फिर जेआरसी एलटी में भी देखने को मिलता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये कभी न सोचें कि जो पीजीटी का हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं वो सिर्फ पीजीटी के लिए ही है, ऐसा कभी मत अपने विचार लाएं उसमें। यह पीजीटी का जो पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं ये आगामी जो टीजीटी पीजीटी या जेआईसी का पेपर होने वाला है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चंस बनते हैं, हाँ, जो रचनाएं निर्धारित होती हैं उससे क्वेश्चंस अलग बनते हैं, लेकिन जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, भाषा विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, इन सब के क्वेश्चंस कहीं न कहीं सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो आगामी जो भी पीजीटी टीजीटी या फिर ये कहें अभी जीआईसी आपका होने वाला है और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपके बहुत ही करीब है एग्ज़ाम। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज पुनः एक बार मैं पीवाईक्यू लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार पुनः आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। यानी कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कब से मानी है, तो वो है आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। ये आप वीडियो पॉज करके पूरा इसका डीपली पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी पद्म पूर्णा लाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक माने जाते हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से इस वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं, तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं आंसर नंबर सी भट्ट केदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं सीधे सीधे आंसर बताते चल रही हूँ, अगर आपको लगे कि मुझे और भी इन सारी चीज़ों के साथ जो इसका व्याख्यात्मक हल है देखना है तो आप इसको स्टॉप करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता, कभी मानना है, यानी कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कवि कौन, आचार्य कौन है, वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को माना है हिंदी का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया परमाल रासों के लेखक हैं, तो परमाल रासों के लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी जगनीक जो है परमाल रासों के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, तो वल्लभाचार्य के दार्शनिक आधार क्या है, वो है आपके शुद्धाद्वैत आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी चतुर्भुज दास। ये किसके शिष्य हैं, तो ये आपके हो जाएंगे विट्ठलनाथ के शिष्य, क्योंकि आप जानते हैं विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य दोनों के शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना हुई थी, जिसमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के हैं। तो इसमें से पूछा है वल्लभाचार्य के नहीं है तो चतुर्भुज दास, तो वो चतुर्भुज दास किसके हो जाएंगे, फिर आपके विट्ठलनाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है माधव हम पर नाम निराशा पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति है आपके विद्यापति की, आंसर नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भ्रमर गीत के बारे में और भी सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, उत्तरकांड में ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया मैं पुनि पुनि निज गुरु कथा को शुकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो ये जो कथन है ये तुलसीदास का है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। मैं पुनि निज गुरु कथा सो शुकर खेत, यह जो है तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कौन सी रचना जैसीकृत नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, मधुमालती। ये जानते हैं आप मंझन की रचना है, बाकी पद्मावत अखराट आखरी कलम ये सभी जैसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है नैन नचाए कही मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलने होरी, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी पद्माकर जी की है, आंसर नंबर सी, इसमें सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है बिहारी कवि हैं। तो बिहारी किसके कवि हैं? तो आंसर हो जाएगा आपके बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। बाकी रीतिबद्ध कवियों में आप देखते हैं देव और केशव ये सभी आते हैं, और फिर रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, रसलीन ठाकुर और बोधा आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 के बाद 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है भाषा बोले न जाने ही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये जो पंक्ति है ये किसने कही है? ये केशवदास की पंक्ति है, सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, आचार्य केशवदास ने यह पंक्ति कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वह है हिंदी प्रदीप, आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, और हिंदी प्रदीप कहाँ से? इलाहाबाद से 1877 में प्रकाशित होती थी पत्रिका, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त, ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। बाकी जो भी हैं ये बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, ये तीनों आपके भारतेंदु युग के हैं, जबकि बाल मुकुंद गुप्त ये आपके द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया माधव विलास के रचनाकार हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर ए, लल्लू लाल माधव विलास के रचनाकार हैं, सही जवाब आपका क्या होगा? लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यहाँ और भी रचनाएं देख सकते हैं। लल्लू लाल जी इनके अन्य ग्रंथ है प्रेम सागर, माधवनल, माधव विलास, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, ये सभी माधव विलास के रचनाकार लल्लू लाल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदल मिश्र का आप देख सकते हैं नचिकेत उपाख्यान है, राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ है, और सदाशिव लाल का सुख सागर है। ये रचना इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्ति पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियाँ किन की हैं आप समझ सकते हैं, ये तुलसीदास के बारे में किन का कथन है? तो ये कथन है आपके मैथिली शरण गुप्त का। और यहाँ पे अगर इस पंक्तियों में अलंकार पूछ ले तो आप श्लेष अलंकार बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं और दोनों में अलग अलग बातें समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका को तो आप याद ही रखेंगे, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की विशेषता है, आंसर नंबर बी। और इतिवृत्तात्मकता से क्या आशा है कि जो उस समय का वस्तु वर्णन है वो उसको मतलब उसकी प्रत्येक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उस टाइम के जो कवि थे वो रचनाएं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है?
तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये द्विवेदी जी की नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो देखिए ये आलोचनात्मक इतिहास किनका है इतिहास, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया है। बाकी ये सभी हिंदी साहित्य की भूमिका आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी हाल ही फिलहाल में हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ना, ये अल्टी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों को मैच करने के लिए दिया था और ये यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदेही वनवास के लेखक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आंसर नंबर बी। इनकी और भी रचनाएं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली ये जो है आपके छायावादी युग की विशेषता है। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पे आते हैं। 26 में पूछा गया है बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी लक्षणा शब्द शक्ति से। और लक्षणा शब्द शक्ति जानते हैं जहाँ पे सीधी सरल भाषा में अर्थ को न समझ पाए तो फिर अन्य अर्थ लिया जाता है, वो लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। तो पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किसके है, ग्रामीण परिवेश से इसका संबंध लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है इस करुणा कलित हृदय में अबिकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो सही जवाब है आंसर नंबर सी जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है। और यह पंक्ति किसकी है ये जान सकते हैं आप। यह पंक्ति आंसू से लिया गया है, इनके जो आंसू नामक गीति काव्य है उसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा दीपशिखा। ये दीपशिखा किसकी है, महादेवी वर्मा की, आप जानते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। बाकी झरना, कानन कुसुम, कामायनी ये सभी प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है यह कथन है। ये कथन किसने कहा है, तो ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। छायावाद के संबंध में नागेंद्र जी का यह परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित होने वाले कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। और वो भी कब, यानी कि जीवन के उत्तर में, जब जीवन का मतलब एक तरह से कहें आधा समय बीत गया था नेक्स्ट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सभी यहाँ पे कवि हैं और फिर उनके एक तरह से कहें तो दर्शन है। जैसे प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत से, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद से, और फिर महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में जानते हैं ये भौतिकवाद को लेकर के विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया निराला की बादल राग कविता का संबंध है। तो निराला का बादल राग यह प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया अभी सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो ये किससे है, तो ये प्रगतिवाद कविता से है। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं, अबे सुनबे गुलाब, ये पंक्तियाँ हैं आपकी निराला जी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है प्रगतिवादी कवि है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें प्रगतिवादी कवि कौन से हैं, केदारनाथ अग्रवाल। आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और इनकी कुछ रचना देख लेंगे, यू की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आकायना, अपूर्वा, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं और ये प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर प्रगतिवादी कवियों में जैसे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन ये लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में सूची ए के समूहों का मिलन सूची 2 से करना है। आइए मैच करते हैं। एक तरफ रचना दिया है, दूसरी तरफ रचनाकार, फिर आंसर देखते हैं। पहला है अरि ओ करुणा प्रभा मैं, ये किसकी रचना है, अरि ओ करुणा प्रभा मैं।
तो अभी चलिए देखते हैं, जो मिलता है हम उसको पहले मिलाते हैं। धूप के धान, ये धूप के धान किसकी है? तो ये गिरजा कुमार माथुर के हैं। खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध के हैं। और ओ करुणा परमाभ है, अज्ञा के हैं। तो ए का 2 किस में दिया है? ए का 2 आंसर नंबर सी और बी दोनों में दिया है। तो 2 का 3 इसमें है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी अरी ओ करुणा प्रभामय अज्ञा जी का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। शिला खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 देखते हैं। 37 में पूछा गया है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो यह विशेषता है, यह किस काल की रही है? तो यह है प्रयोगवाद की। आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 में पूछा गया है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ प्रश्नकार है। तो पहला है इत्यलम। इत्यलम किसकी रचना है? आप जानते हैं इत्यलम किसका है? अज्ञेय का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र के। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। तो आप मिलाइए, पहले का दूसरा किस में है? पहले का दूसरा 2 में दिया हुआ है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, दूसरे का पहला इसमें है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर, इसमें से नकीनवाद किसी के लिए नहीं, एक अलग, एक तरह से कहें तो 3 कवियों के जो अक्षर हैं, एक एक पहला लेटर को लेकर के नकीनवाद का एक तरह से कहें थोड़े दिन के लिए बात चला हुआ था। तो इसमें नलिन विलोचन शर्मा जी थे, केशरी कुमार थे और नरेश। इनके नामों के प्रथम अक्षर को मिलाकर नकीनवाद नाम पड़ा था। और नकीनवाद प्रपद्यवाद काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था, न कि इनमें से किसी के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से किसी के लिए नहीं, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था? तो नई कविता है, ये पत्रिका 1954 में प्रकाशित होना इसका आरंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 में पूछा गया है, योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। योग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। इसे ही भाषा योग वासिष्ठ भी कहा जाता है। और यह खड़ी बोली में 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेंगे कि प्रथम अगर परिमार्जित गद्य की पुस्तक पूछे तो भाषा योग वासिष्ठ और राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया, आर्य समाज के संस्थापक है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। और इनके ग्रंथ का नाम है, आप जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि खड़ी बोली में एक तरह से कहें तो इन्होंने इस सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर 44 में पूछा गया क्वेश्चन, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। आंसर नंबर बी, यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उपेंद्र नाथ अस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, सुदर्शन जी। बाकी अज्ञेय इलाचंद जोशी और जनेंद्र कुमार, ये सभी आपके मनोविश्लेषणवादी कथाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है? 46 में है, वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के जो उपन्यास है वह गोदान, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही स्वीकार किया है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 देखते हैं। 48 में पूछा गया है, 48 है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर इसमें ये अंधा युग जो है महाभारत की कथा पर आधारित है। और ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, 1955 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कुल 5 अंक हैं।
जैसे 5वें अंक का नाम देख लेंगे, कोरोनगरी पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप और विजयी क्रमिक आत्महत्या, ये 5 अंक के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर C, रक्त कमल जो है आपके मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक नहीं है। रक्त कमल किसकी रचना है? तो यह रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। बाकी लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए मैच कर लेते हैं। पहला है मानस के हंस, यह है आपकी मानस के हंस अमृतलाल नागर का। झूठा सच ये यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा और मछली मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है। तो पहले का 2 और दूसरे का 3, पहले का 2 दूसरे का 3, आंसर नंबर C आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये सभी और भी रचनाकार हैं, आप देख सकते हैं। 51 में पूछा गया है कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर A, भारत हरण, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। बाकी ये जितने भी हैं ये सभी भारतेंदु जी की हैं। भारत हरण है किसका? ये देवकीनंदन त्रिपाठी द्वारा लिखित नाट्य कृति है, याद रख लेंगे, भारत हरण देवकीनंदन त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो यह आपकी पुरस्कार कहानी से है। मैं कहूँगी ये पुरस्कार कहानी आपको एक बार पढ़ना चाहिए, बहुत ही मस्त कहानी है, ये प्रेरणादायक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर A, धर्मवीर जी की यह रचना है और ये रचना किस पर है? कबीर जी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? यानी कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य, इन दोनों के बीच में संघर्ष सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? यह है कोणार्क। ये जो आंसर नंबर आपका इसमें ये हो जाएगा, कोणार्क में संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के सहर्ष को स्वीकार किया गया है। और कोणार्क में जानते हैं आप इसका मुख्य पात्र विशु है और यह रचयिता इसके हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारू ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? तो इनके जो रचनाएं हैं संयुक्त रूप से है वह है 1 इंच मुस्कान, आंसर नंबर C सही जवाब हो जाएगा। इन दोनों ने मिल करके इसकी रचना करी थी 1 इंच मुस्कान की। और भी राजेंद्र यादव के कुछ उपन्यास हैं जैसे उकड़े हुए लोग, सारा आकाश, मन्नू भंडारी की महाभोज और आपका बंटी उपन्यास, ये दोनों मन्नू भंडारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, ये किसके हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। 56 के बाद आइए 57 पे, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में मैच द फॉलोइंग ही है, मैच करना है। एक तरफ रचनाएं है, दूसरी तरफ रचनाकार। लाल टीन की छत ये किसकी है? निर्मल वर्मा की है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की है और जुगलबंदी गिरिराज किशोर की है। 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रेमवदा की है। तो आप मिलाइए, पहले का पहला दूसरे का चौथा किस में है? आंसर नंबर A में है, पहले का पहला और दूसरे का चौथा। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर A। यहाँ पे सीधे सीधे मैच करके भी दिया गया है। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा और आपका बंटी मन्नू भंडारी की है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया प्रगतिवादी समीक्षक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर B, रामविलास शर्मा। ये कैसे समीक्षक हैं? प्रगतिवादी हैं, याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन से एक बनता ही है। इनकी प्रगतिवादी जितनी भी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं उन सबको आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर D, वागर्थ जो है यह कलकत्ता द्वारा भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके वर्तमान में संपादक कौन है? शंभुनाथ जी हैं और
इसके पहले इस पत्रिका का संपादन कौन करते थे? एकांत श्रीवास्तव ने किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, एकांत श्रीवास्तव पहले थे, अभी वर्तमान में शंभुनाथ जी हैं वागर्त पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में, ये भी मैच करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा जानते हैं। रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम की है। अवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी जीवनी है। कलम का सिपाही, अमृत राय द्वारा यह लिखी जीवनी है। तो मैच करिए आप। पहले का 4 किस में है? तो सिर्फ आंसर नंबर सी में है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 61 में पूछा गया है, यात्रा वृत्तांत के लेखक यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? तो यायावर के रूप में कौन है जानते हैं आप? राहुल संकीर्त्यायन को एक तरह से घुमक्कड़ी कहा जाता है, तो आंसर नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखकर के अपनी एक तरह से कहें तो घुमक्कड़ क्षेत्र में या यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में नाम अमर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे कौन है? तो दिनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक आपके अज्ञे जी हैं, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, हंस का संपादन किया, यानी कि हंस का संपादन कौन किए थे? तो देखिए इसमें से प्रेमचंद भी रहे हैं, अमृत राय भी रहे हैं, शिवदान सिंह चौहान भी रहे हैं, तो ये तीनों रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा ये किसकी रचना है? विष्णु चंद्र शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, मोहनदास नैमिषारण्य ने सबसे पहले दलित आत्मकथा लिखी है। और इनकी दलित आत्मकथा क्या है? अपने अपने पिंजरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? वो आपके भट्टनायक है, आंसर नंबर सी। भट्टलोलाट का क्या है? उत्पत्तिवाद है। शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद है। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। ये चारों आप याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्य मुक्ति के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, विश्वनाथ जी हैं इस पंक्ति के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 के बाद 68 पे आते हैं। 68 में पूछा गया है, उतरी नहाय जमुंजल ज्यों शरीर शम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रतीप अलंकार है। यहाँ पे जब उपमा का उल्टा अगर उपमेय को उपमान बना दे और उपमान को उपमेय बना दे तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, उतरी नहाय जमुंजल ज्यों शरीर शम श्याम, यानी कि यहाँ पे देखिए उसका थोड़ा सा आप प्रदीप अलंकार का उदाहरण देख सकते हैं। प्रतीप अलंकार का उलट फिर करके, यानी कि उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट करके उपमान को ही उपमेय कहा जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। और यहाँ पे गुण धर्म क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और विशेषोक्ति अलंकार में कारण के अभाव में कार्य हो जाता है, वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कि ये विशेषोक्ति अलंकार जहाँ पे कारण न भी हो और कार्य संपन्न हो जाए तो वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, सम शुभ्रं सुखमाकर सुखद नथोर सिय अंग शशि कोमल कनक कठोर। तो पूछा गया है इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार कहाँ होगा? उपमान की उपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी कि उपमान की अपेक्षा अधिक गुण के कारण उपमेय का क्या हो? उत्कर्ष दिखाया जाए, वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, आचार्य शंकुक द्वारा निष्पत्ति की व्याख्या के स्वरूप है। तो शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद, अभी मैंने ऊपर बताया, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में पूछा गया है, नीर भरे नित्य प्रति रहे तौ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो सही जवाब हो जाएगा विशेषोक्ति। जैसे विशेषोक्ति में क्या होता है ना कि कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, तो वहाँ पे विशेषोक्ति होता है। लेकिन कारण न रहते हुए भी कार्य का संपन्न हो जाना, वहाँ पे क्या होगा, अभी आपने ऊपर देखा है, उसको क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि नीर भरे नीति प्रति रहे, यानी कि नीर पास में ही है और तब भी क्या हो रहा है, प्यास नहीं बुझ रहा है। यहाँ पे चीज़ें उपस्थित है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे अलंकार क्या है, विशेषोक्ति। और जहाँ पे ऐसा हो कि चीज़ें न हो और वहाँ पे कार्य हो जाए, वहाँ पे कौन सी अलंकार होती है, विभावना। जैसे मैं कहूँ कि बिनु पग चले बुले, जैसे ये कहें विभावना का अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है ना कि कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाएगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर का ही वह चल ले रहा है और बिना कान का ही वो सुन ले रहा है, तो वहाँ पे विभावना हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या है कि पानी होते हुए भी प्यास नहीं बुझ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्ति। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 72 का होगा आपका। नाट्य शास्त्र किसकी है, भरत मुनि की, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73 देखते हैं। 73 में पूछा गया है बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा। तो बनन में बागन में बगरो बसंत है, यानी किस शब्द शक्ति से यहाँ पे अर्थ निकलेगा, तो वह है लक्षणा शब्द शक्ति, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 के बाद से 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान, उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, हास्य रस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75 में पूछा गया आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, तो जानते हैं आप आचार्य भरत मुनि ने सिर्फ 8 ही रस को मानते हैं, 9वां रस जो शांत रस है उसको इन्होंने नाट्य शास्त्र में स्थान नहीं दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है मनहु उमगी अंग अंग छवि शल के, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो है आपके सुनीति कुमार चटर्जी जी, आंसर हो जाएगा सी। देवनागरी के स्थान पर इन्होंने रोमन लिपि को रखने के लिए जब भाषा का एक तरह से कहीं गठन हो रहा था, तो उस समिति में इन्होंने देवनागरी की जगह पे रोमन लिपि प्रयोग करने का सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। इकार बहुला जो है वो भोजपुरी है आपकी, उदासीन या आकार बहुला कह लें तो ये अवधि हो जाती है, तो सही जवाब यहाँ पे होगा आपका आंसर नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक पाली भाषा रहती है, उसके बाद से आपका प्राकृत और अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप भाषाओं का जो समय है वो वर्गीकरण किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईस्वी तक, और फिर मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद से 80 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है, तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है।
तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी। विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है। ये बात गलत है। देख रहे हैं पूछा गया है कौन नहीं है। बाकी इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। एक ध्वनि के लिए कई प्रतीक चिन्ह है और इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। ये तीनों बात देवनागरी लिपि के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है। 81 में ही हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। आंसर नंबर डी किशोरी दास वाजपेयी जी हैं हिंदी शब्दानुशासन के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किशोरी दास वाजपेयी जी हैं और कमता प्रसाद गुरु की कृति का नाम क्या है। हिंदी व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी 1965 में। वैसे तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो वैसे माना जाता है कि इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सही जवाब होगा इसमें आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वह होता है आंसर नंबर डी अज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं किया जाता है। बाकी इन वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, इन सभी में कर्ता के अनुसार लिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। तो सबसे पहले हिंदी का जो व्याकरण लिखे थे वह है जेसुआ कैटलर। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से 1698 में हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मरम वचन जब सीता बोला यहाँ पे कौन सा वाच्य है। तो ये है आपका कर्म वाच्य। आंसर नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसमें सी दिया है। सी क्या है देखते हैं। सी यानी कि गलत वाक्य है, पंक्ति का प्रयोग हुआ है। अच्छा, जब ऐसे देखिए ये एक तरह से पता नहीं कैसे आयोग गलत मान लिया है। जब हम भूतकाल की बातें करेंगे ना, या फिर ये कहेंगे कि मरम वचन जब सीता बोला, यहाँ पे ये गलत नहीं है। जब हम कर्म की प्रधानता रखते हैं ना, तो फिर वहाँ पे कर्ता के साथ ने लगाना कोई आवश्यक नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे अब गलत वाक्य आंसर माना गया है, तो आप मान सकते हैं जब आयोग ने माना है। तो फिर इसमें क्रिया की प्रधानता के कारण कोई लिंग मायने नहीं रखता है। देखिए यहाँ पे सही बात बताई गई है, जब क्रिया की प्रधानता हो वहाँ लिंग मायने नहीं रखता है। फिर भी यहाँ पे अवधि बोले कि इस पंक्ति में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया का रूप असंगत है। अब आयोग ने माना है तो फिर मानना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लोक शब्द है जिसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 में कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। तो कृतघ्न कौन होता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। आंसर नंबर बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। और कृतज्ञ कौन होता है, जो किए गए उपकार को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो गतानुगतिक यानी कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है। तो राजा का रानी भी विलोम है, रंक भी है, प्रजा भी है, सेना राजा का विलोम नहीं है। यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है प्लवग शब्द का अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए बंदर। प्लवग शब्द का अर्थ क्या होगा, वह होगा आपका बंदर। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। कारतूस जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, असंगत पूछ रहा है। अफसोस फारसी का है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है। ये कारतूस आपके फ्रेंच भाषा से आया हुआ शब्द है। तो सही जवाब इसमें आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो जानते हैं शब्द 3 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ऋण, योगरूढ़ और यौगिक। तो इसमें आपका हो जाएगा दशानन। ये योगरूढ़ है, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के बनते हैं लेकिन एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वहाँ पे ये योगरूढ़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में पूछा गया, हिंदी में शुद्ध शब्द कौन, हिंदी में शुद्ध रूप कौन सा है, यानी कौन सा सही लिखा गया है, वो है आपका आंसर नंबर बी, हतोत्साहित जो है यह शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 के बाद 94 देखिए, 94 में पूछा गया निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रदर्शनी, यह आपका सही जवाब है, सही मतलब बर्तनी है, प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, तो सही जवाब हो जाएगा गौरव प्रत्यय में, गौरव शब्द में अतद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, राम ने भरपेट मिठाई खाई, यह जवाब आपका सही हो जाएगा, यह शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया निम्नलिखित शब्द युग्मों से असंगत युग्म है, इसमें से कौन असंगत है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए वो होगा आपका आंसर नंबर सी, कमल नयन, ये यौगिक नहीं है, इसको क्या कहते हैं, कमल नयन जानते हैं यौगिक शब्द तो है, लेकिन जब यह ऋण हो गया है किसी एक अर्थ के लिए तो फिर यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, योग ऋण बनना चाहिए था, और कमल नयन हम लोग किसको कहते हैं, राम जी को कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, मानवीकरण जो है आपका शुद्ध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया खेचर का पर्याय होगा, तो खेचर का पर्याय क्या होगा इसमें से, तो वो होगा आपका आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 का देखिए, खेचर का अर्थ होता है शून्य में विचरण करने वाला, अतः खेचर का पर्याय वह सभी हो जाएगा जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, चाहे ग्रह है, ये सभी क्या है, चलमान है और शून्य में विचरण करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 में पूछा गया है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है अद्रि शब्द का अर्थ है, तो अद्रि शब्द का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे आंसर नंबर डी होगा, पर्वत, और भी इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पहाड़, शैल, गोत्र, गिरि, भूधर, नग, अचल, अग, भूभृत, धराधर और फिर श्रृंगी, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 में पूछा गया है निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म नहीं है, तो कौन सा मैचिंग नहीं है पूछ रहा है, वह है आपके जाति रूप, जात रूप चांदी को न कह करके सोना को कहा जाता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बी, जावेद जातवेद लोहा को कहा जाता है, प्रभूत कौवा को, ताम्रचूड़ मुर्गा को कहा जाता है, लेकिन जात रूप चांदी को न कह करके सोना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, बदनाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो सही जवाब इसमें क्या होगा आपका बी, सिर खाना, यानी कि बिना मतलब का, बिना वैसे बात किए जाना, जो अगले को पसंद ना आ रहा हो तो फिर वो क्या कहेगा, क्या तुम मेरा सिर खा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 107 में पूछा गया है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा, यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है, तो कालिदास द्वारा जानते हैं इनकी कुल 7 रचनाएं हैं, जिसमें से एक है मालविका अग्निमित्रम, और इन मालविका अग्निमित्रम में मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्रम की प्रेम कथा का वर्णन है, और इनकी और भी रचनाएं आपको जाननी चाहिए कालिदास की, ये 7 ही ग्रंथ है और ये इम्पोर्टेंट कवि हैं संस्कृत कवियों में, इनसे प्रश्न बनता ही है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम,
मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, ये सभी इनके रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, अव्ययी भाव समास है इसमें। और अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, जहाँ पे आप एक तरह से ये कह लें कि उसमें अव्यय लगा हो और विग्रह करने पर वो संपूर्ण का ज्ञान कराता है। और फिर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं विग्रह इसका क्या होगा, चक्र है पहाड़ी में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ में क्या लिखा गया है, चक्रपाणी दर्शनार्थ। अगर सिर्फ चक्रपाणी होता तो वहाँ पे आपका फिर बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे कालिदास की रचना है ऋतुसंहार, भवभूति की आपकी रचना है उत्तर रामचरितम, दंडी की रचना है आपका 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी और श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। तो आप मिलाइए पहले का पहला और दूसरे का चौथा। पहले का पहला और दूसरे का चौथा किसमें दिया, आंसर नंबर ए में। यहाँ पे देख लीजिए आप, मैच भी किया गया है। कालिदास का ऋतुसंहार और भवभूति का उत्तर रामचरितम, दंडी का 10 कुमार चरितम है, बाणभट्ट का कादम्बरी है, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है। और कालिदास की अन्य रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये सभी रचनाएं कालिदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का 111, वामा कुलस्याध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ पे वामा शब्द का अभिप्राय क्या होगा, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ, विपरीत आचरण करने वाली, सामान्य युवतियाँ, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियाँ। तो यहाँ पे सही हो जाए आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मनोअनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता है, वामा। 111 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर बी माना है, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को हम लोग वामा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। तो उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में पंचवटी का वर्णन किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, बृहस्पति का संधि विच्छेद है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, बृहधनपति। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर सी बनेगा आपका, बृहस्पति में बृहधनपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 में पूछा गया अस्तर धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, अतिष्ठत। ये जो है लंग लकार यानी कि भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, और इसमें पूछ रहे हैं मध्यम पुरुष एक वचन, तो वो होगा अतिष्ठत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछा गया है। 115 में पूछा गया है नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा के योग में कौन विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपका चतुर्थी विभक्ति होती है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 116 में पूछा गया मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, मुने है, यानी मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति और एक वचन का पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा मुने, आंसर नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, संस्कार में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पे पितृधन आकृति होनी चाहिए, तो यहाँ पे उस तरह का कोई अच्छा आंसर बी। और आंसर देखिए विकल्प ए और विकल्प डी दोनों समान छप रहे हैं और दोनों ही सही है, तब प्रश्न तो नहीं भाई, पित्राकृति पितृधन आकृति, आंसर बी हो जाएगा, ये पितृ गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 119
18 के बाद देखिए 119 में क्या पूछा गया है। 18 के बाद 119 कह रहा है कृष्णकत्वम शब्द में संधि है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है कृष्णकत्वम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में पूछा गया कष्टापन शब्द में समास है, तो सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास है। और यह उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा माघ के लिए घंटा विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है चंद्रकांति शब्द में समास है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है भास द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी ऊर्ध्वंगम द्रुतवाक्यम मध्यम व्यायोग ये सभी भास की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी है, तो मृच्छकटिकम रचना जो है वो शूद्रक द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 में पूछा है व्याप्त में संधि है, तो सही जवाब हो जाएगा यड़ संधि का प्रयोग किया गया है व्याप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया कठपुतली में कौन सा समास है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है कठपुतली शब्द में। तो हमने देख लिया 2009 का जो क्वेश्चंस पेपर है, हमने 125 के 25 क्वेश्चन देख लिए। और मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि आप ये कभी ना सोचें कि ये पीजीटी का अगर पेपर है तो सिर्फ पीजीटी में ही पूछा जाएगा। इसमें से जीआईसी, एलटी, टीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, भाषा है, व्याकरण नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप जब भी वीडियो देखें, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उस पे आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और भी इसमें क्या कमियां रह गई हैं, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। और फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।